When was the last time you were in that house? In April, when I picked up the title. Tell me what you know about the kidnapping. I don't. Oh, you couldn't live in this valley for the last 2.5 weeks and not know something about the kidnapping. Tell me what you know about it, what you've heard on the news, what you've seen in the press. Somebody broke into Smart's house, Okay, took Elizabeth. okay. Now I'm the #1 suspect. अभी आप लोगों ने जो ये वीडियो देखा है ये है रिचर्ड रिची का, जिससे पुलिस इस टाइम पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस वालों को इसके ऊपर शक है कि इसने एलिजाबेथ स्मार्ट को किडनैप किया है। पुलिस वाले उससे काफी देर तक पूछताछ करते हैं, लेकिन रिचर्ड रिची का यही कहना था कि मैंने उस बच्ची को किडनैप नहीं किया है। पुलिस वाले अगले काफी दिनों तक उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन उसने साफ इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन इस पूछताछ के लगभग 2 महीने बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस वाले इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि क्या सच में रिचर्ड सच बोल रहा था कि उसने उस लड़की का किडनैप नहीं किया है, और अगर उसने नहीं किया है तो आखिरकार किसने किया है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस बात का पता लगाएं कि आखिरकार एलिजाबेथ कहां पर गायब हो गई थी, मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप लोगों को यहां पर एक लाइक बटन दिखाई दे रहा होगा। आप लोग बस उसे इतना ज्यादा दबाइए कि वो भी गायब हो जाए, और नीचे सब्सक्राइब का बटन भी होगा, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लेकिन अगली वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें। ये घटना है 2002 की, जब साल्ट लेक यूएसए में एलिजाबेथ अपने परिवार में काफी ज्यादा खुश थी। इसके माता पिता लुइस और एडवर्ड इसका काफी अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे। एलिजाबेथ के 5 भाई बहन और भी मौजूद थे, लेकिन इसके माता पिता ने अपनी बेटी को एलिजाबेथ को या फिर उनके और भाई बहनों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। वो लोग अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, उन्हें स्कूल वगैरह भेज रहे थे, उनकी और जरूरतों के ऊपर वो लोग ध्यान दे रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि टाइम 5 जून 2002 का था, जब रात का टाइम हो चुका था और पूरी की पूरी स्मार्ट फैमिली खाना खा लेने के बाद अपने अपने रूम में चली जाती है। आज के टाइम में एलिजाबेथ अपनी छोटी बहन मैरी के साथ सोया करती थी, और इन दोनों का रूम एक ही था। वो लोग रात को सोने की तैयारी कर चुके थे, लगभग सो ही चुके थे, और रात के लगभग 2 बज चुके थे कि उसी टाइम एलिजाबेथ की नींद खुलती है। नींद खुलते ही उसने सामने देखा कि एक व्यक्ति एक बड़ा सा चाकू लेकर उसके सामने खड़ा हुआ है, और जैसे ही उसकी आंखें खुली वो चाकू लेकर उसकी गर्दन के पास रख देता है। और उसके बाद उसने एलिजाबेथ से ये बात कही कि चुपचाप यहाँ से खड़ी हो जाओ, अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारे सारे के सारे परिवार को मार डालूंगा, और तुम ऐसा नहीं चाहोगी, मुझे यही लगता है। ये बात सुनते ही एलिजाबेथ भी चुपचाप खड़ी हो जाती है, और उसके साथ साथ जैसे कि उसने कहा था कि मेरे साथ आओ, उसे अपने साथ वो आदमी लेकर चला जाता है। इन सारी चीजों को बीते हुए अभी 15-20 मिनट हो चुके होंगे कि साइड में ही जो उसकी बहन मैरी सो रही थी वो इन सारी चीजों को देख चुकी थी। लेकिन अभी वो सिर्फ 9 साल की थी, और जब उसकी बहन की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो हद से ज्यादा घबरा गई और वो वहीं पर लेटी रही। अभी भी उसे यही बात लग रही थी कि वो बंदा यहीं पर हो सकता है, और हो सकता है वो बंदा यहीं पर खड़ा होकर ये बात देख रहा हो कि इस लड़की की नींद खुली है या नहीं। तो वो अगले काफी देर तक यूं ही वहां पर लेटी रहती है, और उसके बाद जब उसे ये बात लगने लगी कि हाँ सच में ही वो बंदा यहाँ से जा चुका है उसकी बहन को लेकर, तो वो तुरंत उठती है और अपने माता पिता के रूम में जाती है। वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाती है और जल्द से जल्द उन्हें बाहर बुलाती है। उसके माता पिता नींद में उठकर बाहर आते हैं, अपनी बेटी से पूछते हैं कि हाँ बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है। तो मैरी ने अपने माता पिता से कहा कि एक बंदा हमारे रूम में घुसा था, पता नहीं वो कहां से आया, और उसके बाद वो उसे चाकू की नोक पर घर से बाहर लेकर गया है। अब मुझे नहीं पता कि वो कहां पर गया है, और मैं काफी ज्यादा घबरा चुकी हूँ। तो उसके माता पिता उसे लेते हैं और ये बात कहते हैं कि बेटा तुमने जरूर कोई ना कोई बुरा सपना देखा होगा, तुम वापस जाकर सो जाओ। लेकिन मैरी ने ये बात कही कि अगर मैंने सपना देखा होता तो मेरी बहन रूम में ही होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जाकर उसे चेक किया था और वहां पर वो नहीं थी, तो उसके बाद ही मैं आप लोगों के पास आई हूँ। तो ये बात सुनकर वो दोनों भी उसके रूम में जा पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सच में ही एलिजाबेथ नहीं है।
और उसके बाद वो दोनों भी घबराने लगते हैं और उन्होंने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचते हैं। वहां पर आते ही सारी की सारी बातें जो कुछ मैरी पुलिस वालों को बता सकती थी, मैरी ने पुलिस वालों को बता दी। पहले तो मैरी नॉर्मली बातें पुलिस वालों को बता रही थी कि किस तरह से वो बंदा अंदर आया, उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसके बाद उसने देखा कि वो चाकू उसकी बहन के गले पर उसने लगाया और अपने साथ वो उसे लेकर चला गया। इस तरह की जितनी भी बातें वो पुलिस वालों को बता सकती थी उसने बताने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस वालों ने खुद उससे पूछना शुरू किया कि वो बंदा किस तरह का दिखाई पड़ता था और क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है। तो मैरी ने बताया कि उसकी दाढ़ी काफी ज्यादा बड़ी थी, सफेद सफेद उसने कपड़े पहने हुए थे और जिस तरह से वो चाकू लेकर आया मैं काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोली और वहीं पर मैं लेटी रहती हूँ। लेकिन हाँ, जिस तरह की वो आवाज से बोल रहा था इस तरह की आवाज मैंने पहले भी कभी सुनी है, लेकिन ये नहीं पता मुझे कि आखिरकार वो आवाज मैंने कहाँ सुनी है। The guy said, "Be quiet. If you scream, I'll shoot you, but if you don't, I won't harm you." Yeah. Can you tell me where you've heard that before? No, I can't remember. जिसके बाद पुलिस वाले उनके जानने पहचानने वालों से पूछते हैं, उनके आस पड़ोस वालों से पूछते हैं कि उस रात क्या किसी ने कुछ देखा था, लेकिन वहां पर कोई भी बंदा ऐसा मौजूद नहीं था जिसने ये सारे के सारे कारनामे होते हुए देखे हों। और इसके साथ साथ पुलिस वालों को जिन जिन लोगों के ऊपर शक था उन्हें अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने बुलाना शुरू किया और इन्हीं में से एक था रिचर्ड रिची। उन्होंने अपने पास उसे बुलाया, ये बात पूछी कि तुम भी उसे एरिया में आज के टाइम में रहते हो, तुम पहले भी इस तरह के काफी सारे क्राइम कर चुके हो, तो क्या तुम्हारा इसमें भी हाथ है। लेकिन रिचर्ड रिची ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं इस लड़की को नहीं जानता और ना ही इसके गायब होने में मेरा हाथ है। You know why you're here? Yeah. Tell me why you're here. Yeah, because of Elizabeth. When was the last time you were in that f***ing house? In April, when I picked up the tire. Tell me what you know about the kidnapping. I don't. Oh, you couldn't live in this valley for the last 2.5 weeks and not know something about... Broke into the Smart's house, Okay, took Elizabeth, okay. and now I'm the #1 suspect. अब पुलिस को एलिजाबेथ को ढूंढते ढूंढते काफी दिन हो चुके थे, लेकिन अभी भी कोई ऐसा सुराग उनके हाथ नहीं लगा था जिससे वो लोग पता लगा पाए कि आखिरकार एलिजाबेथ कहां पर गई। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसके घर वाले भी उम्मीद छोड़ रहे थे कि इतना टाइम अब बीत चुका है तो जरूर किडनैपर ने उसे मार डाला होगा। लेकिन वो लोग इस बात को अपने ऊपर कभी भी हैवी नहीं होने देते हैं और उसके माता पिता न्यूज में लाइव आकर ये बात किडनैपर से रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि आप हमारी बेटी को प्लीज हमें वापस लौटा दीजिए, हम उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और हम लोग उसके बिना नहीं जी पाएंगे। ये बात बोलते बोलते उसके पिता लाइव ही रोने लग जाते हैं और कुछ एक देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। Elizabeth, if you're out there, we're doing everything we possibly can to help you. We love you. We want you to come home safely to us. ऐसी हालत को देखते हुए सबसे पहले उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है और दूसरी तरफ पुलिस वालों ने एलिजाबेथ के अब तक पोस्टर छपवा लिए थे, पूरे शहर में उसके पोस्टर छप चुके थे, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं था। इसी टाइम जब पुलिस रिचर्ड से पूछताछ कर रही थी तो वो कोई भी बातें ऐसी नहीं बता रहा था जिससे उन्हें अंदाजा हो पाए कि अगर इसने किडनैप उसे किया होगा तो ये उसे कहां पर लेकर गया होगा। और इसी बात को जानने के लिए पुलिस रिचर्ड के घर पर जा पहुंचती है और वहां पर जब उन लोगों ने छानबीन करनी शुरू की तो वहां पर कुछ एक गहने उन्हें मिलते हैं जो कि शायद उसने चोरी किए होंगे। यही बात सोचकर पुलिस वाले उन गहनों को अपने साथ ले आते हैं और स्मार्ट फैमिली को दिखाते हैं। स्मार्ट फैमिली इन गहनों को देखते ही ये बात कहती है कि हाँ ये तो हमारे हैं, आखिरकार ये आपको कहां से मिले। तो पुलिस वालों को इस बात पर विश्वास होने लगता है कि जरूर रिचर्ड उस घर पर गया होगा चोरी वगैरह करने के लिए और जब वो चोरी करके वापिस आ रहा था तो एलिजाबेथ ने इसे देख लिया होगा और अपने आप को बचाने के लिए ये चाकू की नोक पर उसे भी अपने साथ ले आया। लेकिन देखा जाए तो इसकी तो दाढ़ी नहीं है और उसकी बहन ने तो ये बात कही थी कि जिसने इसे किडनैप किया उस व्यक्ति की दाढ़ी काफी ज्यादा बड़ी थी, तो हो सकता है ये अपना भेस वगैरह बदल कर वहां पर गया हो। अब इस बारे में तो अच्छे से यही बताएगा। और पुलिस वालों ने और अच्छे से जब उससे पूछना शुरू किया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि जनाब एक टाइम में मैं इनके घर पर काम करके आ चुका हूं और उसी टाइम मैंने ये चोरी
की थी। हाँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, जिस कारण मैंने अभी तक इन्हें नहीं बेचा है। अगर जरूरत पड़ती तो आज के टाइम में ये आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाले थे। और ये बात पुलिस वालों ने जब जाकर लुइस और एडवर्ड से पूछी तो उन्होंने कहा कि हाँ, रिचर्ड को हम लोगों ने काम के लिए रखा हुआ था और उस टाइम कुछ एक चीज हमारी गायब हो गई थी। हम लोगों को यही लग रहा था कि दूसरी जगह ये रखी होंगी और हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में तो वो सारी चीजें हमारे घर से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। पुलिस वाले अभी भी रिचर्ड से पूछताछ कर ही रहे थे कि इसी टाइम किसी बीमारी के चलते रिचर्ड की मौत हो जाती है। पुलिस वाले अब ये बात सोचने लगते हैं कि हमारे पास एक तो बंदा था जो कि एलिजाबेथ के बारे में शायद हमें कुछ बता सकता था, लेकिन आज के टाइम में वो भी अपनी जान गंवा चुका है। तो हो सकता है इसने आखिरी टाइम तक, जब तक इसकी मौत नहीं हो गई, एक ही बात ये बोल रहा था कि इसने एलिजाबेथ को किडनैप नहीं किया है, तो क्या पता ये सच बोल रहा हो। और इसी टाइम पुलिस वालों को रोड पर घूमते हुए सफेद कपड़ों में 3 लोग मिलते हैं। पुलिस वाले उनके पास जाते हैं क्योंकि एक लड़की थी, उसने पूरे तरीके से अपने वैसे तो फेस को कवर कर रखा था, लेकिन अब पुलिस वाले एक गुमशुदा लड़की को ढूंढ रहे थे। तो उस पोस्टर को लेकर पुलिस वाले वहां पर जा पहुंचते हैं, उस आदमी से मिलते हैं और ये बात कहते हैं कि क्या हम इन महिलाओं से बात कर सकते हैं, क्योंकि एक महिला गायब हो चुकी है और इन महिलाओं से हम कुछ एक बातें करना चाहते हैं। लेकिन वो आदमी संत टाइप का था और उसने साफ इनकार कर दिया। उसने ये बात कही कि हमारे धर्म में कोई व्यक्ति हमारी महिलाओं से पब्लिक प्लेस पर बातें नहीं कर सकता। पुलिस वाले उनसे नॉर्मली थोड़ी देर और बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। और उस लड़की से पुलिस वालों ने जब जबरदस्ती बात करने की कोशिश की तो उसने भी बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो लोग तुरंत वहां से चले जाते हैं। पुलिस वालों ने यही बात सोची कि हो सकता है इनका पंथ कुछ इसी तरह का हो, हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसके बाद दोबारा से पुलिस वाले इसी केस के ऊपर काम करने लग जाते हैं। अभी तक एलिजाबेथ को गुम हुए करीबन 100 दिन से कहीं ज्यादा का टाइम हो चुका था और दूसरी तरफ स्मार्ट फैमिली घर पर बैठकर इस बारे में सोच रही थी कि आखिरकार वो आवाज किस आदमी की हो सकती है। अब उन घर वालों ने पिछले काफी दिनों में जिन जिन लोगों से वो मिले थे उनका नाम लिखना अपनी कॉपी पर शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे कर हर रोज अपनी बेटी से यही बात पूछा करते थे कि बेटा, इस तरह का एक बंदा मिला था, हमारा इस तरह का एक रिश्तेदार है, हमारा ये पड़ोसी है, क्या वो आवाज इससे मिल रही थी। और इसी तरह बातें करते करते उन लोगों की लिस्ट बनाते बनाते एक नाम सामने आता है, जिसे सुनकर उस लड़की ने कहा कि हाँ, ये वही तो था और वो नाम था इमैनुअल। दरअसल कुछ एक दिनों पहले एक आदमी जो कि सड़क पर यूं ही घूम रहा था, लुइस ने उसे अपने घर पर बुला लिया। ये बात कही कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। दरअसल वो काफी ज्यादा गंदे कपड़े पहने हुए था, भूखा भी वो लग रहा था। तो उनके घर वालों ने ये बात कही कि हाँ, तेरी हम मदद करने के लिए तैयार हैं, तुझे कपड़े भी देंगे, खाने के लिए खाना भी देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। वो बंदा इस बात के लिए मान जाता है, जितना भी छोटा मोटा उन्हें अपना घर का काम करवाना था वो उससे करवा लिया, बाहर का गार्डन का जो काम करवाना था वो उससे करवा लिया और उसके बाद जितनी भी उसकी मदद वो लोग कर सकते थे, खाने पीने के तौर पर, कपड़े देने के तौर पर या फिर थोड़ा बहुत कैसे ही क्यों न देख लिया जाए, वो लोग उसे देते हैं और यही बात कहते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा मेहनती है और ये इसके लायक भी है। वो उसे पैसे वगैरह देकर वापस भेज देते हैं। और जब वो लोग उससे बातें कर रहे थे तो मैरी ने उसकी आवाज को सुन लिया था और उसे याद आ चुका था कि जो बंदा रात को उनके कमरे में आया था, ये आवाज इमैनुअल से ही मिलती है। पुलिस वाले लुइस और एडवर्ड की मदद से उसके चेहरे का एक स्केच बनाने की कोशिश करते हैं और स्केच बनाकर उसे अखबार में दे देते हैं कि कोई बंदा अगर इसे जानता हो प्लीज पुलिस में आकर कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक कांड रच चुका है। पुलिस वालों ने ये स्केच अखबार में दिए हुए अभी एक ही दिन हुआ था कि उसी टाइम पुलिस वालों के पास कॉल आता है। उस महिला ने ये बात कही कि जनाब, आप लोगों ने जो ये स्केच अखबार में दे रखा है ये मेरा भाई है और इसका नाम इमैनुअल नहीं जबकि ब्रायन डेविड मिशेल है। और उससे जितनी भी फोटो वगैरह उसकी बन पाई वो सारी पुलिस वालों को देने की कोशिश की। और इसके साथ साथ उस महिला ने पुलिस वालों को ये बात भी बताई कि इसकी शादी हो चुकी है एक ब्रेंडा नाम की महिला से, जो कि पहले ही शादी कर चुकी थी। उसके 6 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी पता नहीं उसके भाई को उसमें क्या ऐसा नजर आया कि उसने उससे शादी कर ली। वो दोनों ही काफी ज्यादा धार्मिक किस्म के थे। हर रोज वो नहा धोकर चर्च में जाया करते थे, वहां पर अच्छे से प्रेयर किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है उसका भाई लगातार अजीबोगरीब हरकतें करता जा रहा था। एक टाइम की बात है कि वो चर्च में जाता है, जिस टाइम अच्छे से प्रेयर चल रही थी वो बीच में खड़ा होकर ये बात कहने लगा कि मैं
तुम लोगों से काफी ज्यादा प्रसन्न हूँ, आओ मुझे देख लो, मैं ही गॉड हूँ। ये सारी की सारी चीजें वो अक्सर अब प्रेयर के बीच करने लगा था, जिसके कारण उसका परमानेंटली चर्च में जाना बैन करवा दिया गया और उसे निकालकर वहां से फेंक दिया जाता है। उसने चर्च से बाहर आकर ये बात कही कि तुम लोगों ने तो चर्च से गॉड को ही निकाल दिया है, अब तुम पूजा किसकी करोगे। और ये बात बोलकर वो अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है। उसके बाद उसने अपनी दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी, सफेद कपड़े वो पहनने लगा था और रोड पर जितने भी लोग घूमा करते थे उन्हें वो उपदेश देने लगता है। इसके साथ साथ वो ये बात कहा करता था कि वो खुद ही गॉड है। वो वहीं पर अब रोड पर रहने लगा था, वहीं पर खाया पिया करता था और जो भी लोग उससे कहानियां वगैरह सुनने के लिए आते, उपदेश उसके सुनने आते, वो ही उसे खाना वगैरह दे दिया करते थे। और जाते टाइम खाना तो वो लोग देते और ये आशीर्वाद देता कि तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली। और वैसे भी आज के टाइम पर ये रोड पर घूम रहा था। अब पुलिस वाले ब्रायन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अगले काफी दिनों तक ब्रायन का कोई भी अता पता उन्हें नहीं मिला। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब ब्रायन दो महिलाओं को अपने साथ लेकर मार्केट में गुजर रहा था। तो पुलिस वाले वहां पर जाते हैं और उन दो महिलाओं से बातें करने की कोशिश करते हैं। ब्रायन ने ये बात कही कि हमारी महिलाएं पब्लिक प्लेस पर किसी के साथ बातें नहीं कर सकती। और पुलिस वाले फिर भी उन दोनों महिलाओं से बातें करने की कोशिश करते हैं। एक तो महिला काफी ज्यादा एज की थी, एक काफी ज्यादा कम एज की उन्हें लग रही थी। तो उन्होंने ये बात पूछी कि क्या तुम एलिजाबेथ हो। ये बात उसके पूछते ही उसके साइड में खड़ी दूसरी महिला ने उस लड़की के पैर पर पैर मार दिया और उस महिला ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता आप किसके बारे में पूछ रहे हैं और मैं एलिजाबेथ नहीं हूँ। ये बात दोबारा से पुलिस वाले उस लड़की से पूछते हैं, लेकिन उस लड़की ने ब्रायन की तरफ देखा और फिर साफ इनकार कर दिया कि मेरा नाम एलिजाबेथ नहीं है। कि उसी टाइम पुलिस वालों ने अपने और साथियों को वहां पर बुलाया। इन सारे ही लोगों से अलग अलग वो लोग बातें करने लगे थे और उस लड़की को एक दूसरी पुलिस वाली साइड में लेकर जाती है और वहां पर ले जाकर ये बात कहती है कि तुम्हें अब उसकी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं, घबराओ मत, सच सच बताओ कि क्या तुम ही एलिजाबेथ हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। और उस लड़की ने अपना वो फेस मास्क हटाते हुए सफेद कपड़े का जो उसने पहन रखा था ये बात कही कि हाँ वही एलिजाबेथ है। पुलिस वाले इन दोनों ही लोगों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और एलिजाबेथ को भी अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन वो लोग जा पहुंचते हैं। और वहां पर जाकर एलिजाबेथ से पूछना शुरू किया कि तुम पिछले काफी दिनों से कहां पर थी और आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो एलिजाबेथ ने बताना शुरू किया कि रात को खाना खा लेने के बाद मैं और मेरी बहन जाकर अपने रूम में आराम से सो चुके थे, लेकिन जब मेरी रात को आंख खुलती है तभी एक व्यक्ति मेरे पास चाकू लेकर आ पहुंचता है और उसने मुझे ये बात कही कि चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। एलिजाबेथ अब घबराने लगी थी क्योंकि उसको ये बात लग रही थी कि शायद इस चाकू वाले की नजर उसकी बहन पर नहीं पड़ी है जो कि जस्ट उससे आगे ही सो रही है। अगर वो किसी भी तरह की कोई हरकत करती है तो हो सकता है वो तो बच जाए, यहाँ से भाग निकले, लेकिन उसकी बहन नहीं भाग पाएगी। तो वो उसकी बात मानने लगती है और वहां से जाने लगती है। I have a knife at your neck. Don't make a sound. Get up and come with me. I had felt the knife line across my neck. I could feel its edge. I didn't know if this man had gone through my house already. Surely if he had gotten all the way upstairs to my bedroom, he must have killed someone or... But I did know that my younger sister was in bed next to me and that she was still alive. And I didn't want to even begin to imagine what would happen to her if I didn't go with this man. So I immediately got up and I did exactly everything that he said. उस आदमी ने वहां पर मौजूद एक खिड़की को काट दिया था अंदर आने के लिए और वहीं से वो एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। वो अपने साथ उसे एक जंगल में लेकर जाता है और वहां पर उसका इंतजार एक महिला कर रही थी। उस महिला के पास जाते ही उस महिला ने अपने हाथ फैला दिए और मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरा माथा चूमते हुए ये बात कही कि तुम काफी ज्यादा सौभाग्यशाली हो जो भगवान की सीधी नजर तुम पर पड़ी है। ये बात बोलकर वो लोग अगले काफी दिनों
दिनों तक मुझे वहीं पर रखते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक टेंट में बैठा दिया जाता है और उसके बाद मेरे दोनों हाथों को बांध दिया जाता है और उसके बाद ब्रायन ने मुझे ये बात कही कि अगर मैं किसी भी तरह का शोर शराबा करती हूँ तो मैं सीधा का सीधा अभी ऊपर पहुंच जाऊंगी, यानी कि वो मुझे जान से मार डालेगा। अब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये बंदा मुझे एक हफ्ते के लिए यहाँ पर लेकर आया है, 1 महीना ये मुझे रखेगा, 1 साल रखेगा या फिर मेरी पूरी जिंदगी यहीं पर इस टेंट में गुजरने वाली है। अगले काफी दिनों तक ये बंदा मुझे यही कहता है कि अब तुम्हारे घर वाले तुम्हें पूरे तरीके से भूल चुके हैं, तुम्हें अब कोई भी नहीं चाहता। Even if someone did find me, what was the point? I was useless. I was disgusting. I fell asleep thinking those thoughts, and when I woke up, there was this man kneeling over me again, metal cable, and had wrapped it around my ankle and had bolted it into place so that I couldn't run away. और वैसे भी अब अगर तुम वापस जाओगी, भागने की यहाँ से कोशिश करोगी तो पहली बात तो यही है कि तुम अपनी जान गंवा दोगी और दूसरा ये कि तुम्हारे घर वाले भी अब तुम्हें भूल चुके होंगे। तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, सारे के सारे जानने पहचानने वाले लोग यही बात कहेंगे कि इसे किडनैप कर लिया गया और अगले काफी दिनों तक ये टाइम किसी और के साथ गुजार कर आई है। और अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलिजाबेथ को भी यही लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो अगले काफी दिनों तक उसका अलग अलग तरीके से माइंड वॉश करते हैं और एक टाइम ऐसा आया जब एलिजाबेथ पूरे तरीके से हार मान चुकी थी। उसे ये बात लगने लगी थी कि अब वो इनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएगी। लड़की के इतना ज्यादा अंदर तक टूट जाने के बाद ब्रायन को ये बात लगने लगी थी कि अब ये कहीं पर नहीं जाने वाली, इसे हम लोग पब्लिक प्लेस पर भी लेकर जा सकते हैं। जिसके बाद अक्सर वो लोग उसे मार्केट में भी लेकर जाने लगे, लेकिन उसने किसी भी तरह का ऐसा रिएक्शन नहीं दिखाया कि उसे मदद की जरूरत है। वो बस अपने आप में चुप अब रहने लगी थी। एक बार पुलिस वालों ने उनसे पूछा भी था कि क्या आप लोगों ने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन उस टाइम तक एलिजाबेथ पूरे तरीके से हार मान चुकी थी और उसे यही बात लगने लगी थी कि कभी भी वो ब्रायन के कब्जे से बाहर नहीं निकल पाएगी। और उस घटना के बाद ब्रायन काफी ज्यादा घबरा चुका था कि पुलिस वाले मुझ तक आ चुके हैं तो हो सकता है ये लड़की ही पोल खोल दे। और उसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जब चुका था तो वो सैंटियागो जा पहुंचता है। वहां पर उन दोनों ही महिलाओं को, एक तो अपनी वाइफ और दूसरी एलिजाबेथ, दोनों को लेकर वहां पर चला जाता है। और वहां पर जाकर उसने और लड़कियों को इसी तरह अपना शिकार बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब एलिजाबेथ को ये बात लगने लगती है कि उसे इस प्रॉब्लम से खुद ही निपटना होगा, जिसके तौर पर उसने ब्रायन से ये बात कही कि आज रात को जब वो सो रही थी तो उसे सपना आया था कि उन्हें वापस यूटा चले जाना चाहिए। ब्रायन ये बात सुनकर कहता है कि चलो ठीक है, तुम ऐसा ही चाहती हो तो हम लोग वापस चल पड़ते हैं, क्योंकि ब्रायन को अब ये बात लगने लगी थी कि एलिजाबेथ भी अब उसके कल्ट का हिस्सा बन चुकी है और वो अपनी राय दे रही है तो जरूर वो इस कल्ट में रहना चाहती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर आ पहुंचते हैं और जैसे ही इन तीनों ही लोगों को घूमते हुए यहाँ पर पुलिस वालों ने देखा, सेम वही बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और 2 महिलाएं इनके साथ घूम रही थी। तो पुलिस वाले यहाँ पर आ पहुंचते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं। पूरा का पूरा केस अब पुलिस वालों को समझ आ चुका था, जिसके बाद इस केस को कोर्ट में पहुंचाया जाता है और वहां पर उसके ऐसे कारनामों को देखकर ब्रेंडा को 15 साल की सजा सुनाई जाती है और दूसरी तरफ ब्रायन को उम्र कैद की, क्योंकि उसने कुछ काम ही इस तरह का किया था। आगे भी वो इस चीज की कोशिश कर रहा था कि काफी सारी लड़कियों को वो इसी तरह अपनी किडनैपिंग का शिकार बनाए, लेकिन अच्छी किस्मत के चलते उस टाइम तक पुलिस की गश्त अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी जब से एलिजाबेथ गायब हुई थी और वो अपने इस काम को अंजाम नहीं दे पाया। और इस घटना के बाद एलिजाबेथ को उसके घर पर पहुंचा दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट आयुष को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।